आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के भारत की। उस दौर की जब खेतों में सिर्फ फसलें नहीं बल्कि विद्रोह भी उग रहे थे। ये कहानी है उन अनगिनत किसानों के संघर्ष की जिनकी आवाज़ शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई। ये अशांति की एक पूरी सदी थी और इन्हीं संघर्षों ने आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। कभी सोचा है कि वो कौन सी हद होती है, वो कौन सी चिंगारी जब सब्र का बांध टूट जाता है, जब एक आम इंसान अपने ही शासकों के खिलाफ हथियार उठाने को मजबूर हो जाता है। 19वीं सदी के भारत की कहानी को समझने के लिए यह सवाल बहुत जरूरी है। जरा कल्पना कीजिए उस दौर के किसान की। उस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तरफ से मार पड़ रही थी। एक तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत जो भारी भरकम लगान वसूल रही थी। दूसरी तरफ थे स्थानीय जमींदार जो अपनी तिजोरियां भरने के लिए किसानों का खून चूस रहे थे। और तीसरे थे बागान मालिक जो उन्हें अपनी ही जमीन पर गुलाम बना रहे थे। मतलब एक ऐसा तिहरा दबाव जिसने विद्रोह की आग को भड़काना ही था। तो यह सब शुरू कहां से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है 1840s के दशक से। अब यह कोई बड़ी क्रांति नहीं थी। नहीं, ये थीं प्रतिरोध की पहली चिंगारियां, छोटी छोटी पर बेहद अहम, जो अक्सर धर्म और जमीन के हक की लड़ाई से ही निकलती थीं। और इन्हीं पहली चिंगारियों को हवा देने वालों में एक बड़ा नाम सामने आता है, हाजी शरीयतुल्लाह। पूर्वी बंगाल के शख्स ने एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जो आगे चलकर सिर्फ एक धार्मिक सुधार तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। तो ये आंदोलन था क्या? इसका नाम था फराजी आंदोलन और इसका सीधा सा मकसद था इस्लाम को उसकी जड़ों से वापस जोड़ना, उसे बाहरी और गैर इस्लामी रिवाजों से पाक करना। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी पहचान और अपने धर्म को बचाने की भी लड़ाई थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब शरीयतुल्लाह के बेटे दादू मियां ने कमान संभाली। जहां पिता ने धर्म की बात की, वहीं बेटे ने बात की हक की। दादू मियां ने एक नारा दिया, सारी जमीन अल्लाह की है। मतलब साफ था, अगर जमीन भगवान की है तो ये जमींदार या अंग्रेज सरकार हमसे लगान वसूलने वाले कौन होते हैं? इस एक नारे ने समझिए किसानों में एक नया जोश भर दिया। अच्छा, तो ये तो हुई बंगाल की बात, लेकिन आग सिर्फ एक जगह नहीं लगी थी। ठीक उसी समय भारत के दूसरे कोने में महाराष्ट्र की धरती पर एक और विद्रोह की जमीन तैयार हो रही थी, और इसका मकसद बिल्कुल अलग था। ये थे गडकरी। ये मराठा किलों के वंशानुगत रक्षक थे, मतलब पीढ़ियों से किलों की रक्षा करने वाले। जब अंग्रेजों ने उनकी जमीनों पर मनमाने ढंग से लगान लगाना शुरू किया तो उन्होंने अपनी तलवारें उठा लीं। हाँ, ये विद्रोह बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को एक साफ संदेश दे दिया था, भारत का किसान अपनी जमीन के लिए जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के उस हिस्से में जहां 1840 के दशक की वो छोटी छोटी चिंगारियां एक बड़ी आग में तब्दील हो गई। सदी के मध्य तक आते आते किसानों का गुस्सा और असंतोष अपने चरम पर था। ये वो दौर था जब सब्र का बांध टूटने ही वाला था। इस उबाल का सबसे बड़ा सेंटर बना बंगाल। क्यों? वजह थी नील की खेती, जो किसानों के लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। यूरोपीय बागान मालिक उन्हें अपनी खाने पीने की फसलें जैसे धान छोड़कर जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर करते थे। नील जो यूरोप में तो कपड़ों को रंगता था, पर यहाँ किसानों की जिंदगी को बेरंग कर रहा था। देखिए, ये विद्रोह अचानक नहीं भड़का। पहले तो जबरदस्ती की गई, फिर जो नहीं माना उस पर जुल्म ढाए गए। लेकिन फिर आया अप्रैल 1860 और उस दिन बंगाल के किसानों ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर ऐलान कर दिया, हम नील नहीं उगाएंगे। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये एक संगठित विशाल हड़ताल थी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? ये हड़ताल कामयाब हुई, सफल हुई। ये भारत के किसानों की पहली, जी हां, पहली बड़ी संगठित जीत थी। पहली बार किसानों की एकता ने ताकतवर बागान मालिकों और ब्रिटिश हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को एक नया रास्ता दिखा दिया। बंगाल की जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि पंजाब में एक और आंदोलन जोर पकड़ रहा था, कूका आंदोलन। ये भी शुरू तो एक धार्मिक सुधार के तौर पर हुआ था, सिख धर्म को अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए। पर जैसे ही अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया, इस आंदोलन का मकसद ही बदल गया। मतलब जो चीज़ धर्म सुधार के लिए शुरू हुई थी, वो अब अंग्रेजों के खिलाफ राजनैतिक आज़ादी की लड़ाई बन गई। अब तक हमने जितने भी विद्रोह देखे वो एक तरह के थे, लेकिन अब जिस विद्रोह की हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल हटके था, एकदम अलग। इसने तो कह सकते हैं बगावत की परिभाषा ही बदल दी थी। ये कहानी है पाबना कृषि लीग की।
ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इन किसानों ने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं की। उल्टे उन्होंने कहा कि हमें जमींदारों से बचाओ और सीधे सीधे महारानी विक्टोरिया का किसान यानी रयत बना दो। कमाल की बात है ना? पर यह कोई नादानी नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी थी। तो क्या थी इनकी स्ट्रैटेजी? बहुत सिंपल, हथियार नहीं, कानून। अंग्रेजी हुकूमत से नहीं, जमींदारों से लड़ो। कैसे? एक लीग बनाकर, चंदा इकट्ठा करके और फिर अदालत में केस लड़कर। उनका तर्क सीधा था, हमारा राजा जमींदार नहीं बल्कि रानी है और हम अपने हक के लिए कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। और इस पूरे आंदोलन की जो सबसे खूबसूरत बात थी वो थी इसकी एकता। पाबना में ज्यादातर किसान मुस्लिम थे, पर उनके बड़े नेता कौन थे? ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल यानी हिंदू। इससे ये साफ हो जाता है कि ये लड़ाई धर्म की नहीं थी, ये लड़ाई थी हक और इंसाफ की। हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल। तो हमने बंगाल देखा, महाराष्ट्र देखा, पंजाब देखा, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके, अलग अलग लड़ाइयाँ। पर जब हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक तरफ फराजी आंदोलन था जिसका आधार धर्म था, तो दूसरी तरफ पाबना था जो कानून की लड़ाई लड़ रहा था। कहीं नील की खेती का मुद्दा था तो कहीं जमीन पर लगान का। तरीके अलग थे, वजहें अलग थीं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा। ये टेबल सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हो सकता है इतिहास की किताबों में इन विद्रोहों का जिक्र बस कुछ लाइनों में हो, पर सच तो ये है कि इन्हीं छोटी छोटी लड़ाइयों ने देश को एकजुट होकर लड़ना सिखाया। इन्होंने ही आज़ादी के बड़े संग्राम के लिए जमीन तैयार की। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम किसानों की आवाज़ को आज भी उतनी ही गंभीरता से सुनते हैं?